नमस्कार दोस्तों। हमारी जिंदगी रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। जिंदगी भर हम रिश्ते बनाने और फिर उन्हें निभाने के लिए ही जीते हैं। इन्हीं रिश्तों पर आधारित मेरी पहली दो कहानियों के लिए आपने जो प्यार मुझे दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत आभारी हूँ। रिश्तों के ताने बाने में बुनी अपनी एक और नई कहानी आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। बताइएगा जरूर। आज की कहानी का शीर्षक है अपराध बोध। दादी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो? वंश ने दादी से रोटी का निवाला मुंह में लेते हुए मासूम सी आवाज में पूछा। इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी दादी को, फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, तुम्हारे पास ही तो रहती हूं मेरे लाल। दादी का हाथ यकायक वंश के सिर पर फिरने लगा। वंश ने देखा कि दादी आंखें पोंछ रही थी। आप रो रहे हो दादी? आप हमारे साथ बड़े घर में क्यों नहीं रहते? आप भी वहां रहा करो ना, प्लीज दादी। वंश की बात खत्म होते होते रोटी का आखिरी निवाला हर रोज की तरह बच गया और वंश ने वो निवाला जबरदस्ती दादी के मुंह में ठूस दिया, जैसा वह हर रोज रोटी खाने के बाद करता था। इससे पहले कि दादी वंश की बात का कोई जवाब दे पाती, बाहर से मेड की आवाज आ गई। बाबा चलो, मम्मी पापा के आने का समय हो गया। आपको घर पर नहीं देखेंगे तो मुझे गुस्सा करेंगे। बात करते करते कमरे के भीतर प्रवेश कर चुकी मेड ने दादी की तरफ देखते हुए पूछा, बीबी जी, वंश बाबा ने खाना खा लिया ना? हर रोज जिद करता है कि खाना आपसे ही खाएगा और साथ में कहानी सुनेगा। दादी ने मेड की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, खाना भी खा लिया और कहानी भी सुन ली मेरे बाबू ने। अच्छा ही है ना, मेरा भी समय कट जाता है इस नन्हे की बातों में, वरना सारा दिन अकेले बैठे बैठे पहाड़ सा दिन लगता है। कहते कहते दादी की आंखें भर आई थी। अच्छा, अब जाओ बाबू, मम्मी पापा आते ही होंगे। अभी पढ़ना भी तो है ना मेरे बेटे ने। दादी ने वंश के दोनों गाल अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, कल एक और नई कहानी सुनाऊंगी तुम्हें। सुनते ही वंश की आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कुराहट। मेड का हाथ छुड़ाकर भागकर वंश दादी की गोद में चढ़ गया और दादी के गाल को चूम लिया। दादी ने भी वंश का माथा चूमा और मेड ने दादी को नमस्ते की। मेड वंश को लेकर चली गई। आलीशान बंगले के पीछे के हिस्से में बने एक कमरे में रह रही दादी वंश को मेड के साथ जाते हुए तब तक कमरे की खिड़की से देखती रही जब तक कि वो दोनों बंगले के भीतर नहीं चले गए। तभी कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न और फिर गेट खुलने की आवाज से दादी को आभास हो गया कि उसका बेटा और बहू घर आ गए हैं। हर रोज की तरह दादी भी अब पाठ करने में व्यस्त हो गई, क्योंकि बेटे और बहू के घर ना आने तक तो उसे उम्मीद होती है कि अभी वंश भागता हुआ उसकी गोद में आ बैठेगा, लेकिन उनके आ जाने के बाद कोई भी दादी के कमरे की तरफ देखता तक नहीं। हाँ, बस नौकर रात 9 बजे खाने की थाली टेबल पर रखने जरूर आता है। वंश के दादा की टेबल पर रखी तस्वीर से ही बातें कर लेती है दादी। हर रोज सवालिया नजरों से देखती है तस्वीर की ओर। पूछती है मन ही मन कि आखिर क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्यों मेरे जिगर के एक टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया? जिस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय आपने अपना रास्ता अलग क्यों कर लिया? 4 साल के बड़े बेटे को आप अपने साथ ले गए और सिर्फ 2 साल के छोटे बेटे को मुझे सौंप गए। जाते जाते मेरा कसूर तो बता जाते। लेकिन हर रोज आह भरकर ही रह जाती थी दादी। यही सोचती कि पिछले 28 साल से इस तस्वीर से बातें कर रही हूं, लेकिन तस्वीरें भी भला कभी बोलती हैं? दिन में तो बंगले का नौकर, मेड या माली बातें करते रहते हैं, या वंश आ जाता है तो दादी का वक्त कट जाता है। लेकिन शाम को
वंश के चले जाने के बाद उसे एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। घर में सभी दादी को आदर और प्यार से बुलाते हैं, बस बेटे और बहू को छोड़कर, क्योंकि वह तो कभी उन्हें बुलाते ही नहीं। दादी दिन में तो गेट तक भी चली जाती हैं, बंगले के साइड वाले रास्ते से। बस बंगले के अंदर उन्हें गए 4 साल बीत गए हैं। वंश कई बार जिद भी करता है दादी को अपना कमरा दिखाने की, खिलौने दिखाने की, लेकिन दादी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हैं। पाठ करते करते समय का तब पता चला जब नौकर खाने की थाली रखने आया। दादी को आभास हो गया कि रात के 9 बज चुके हैं। राम राम बीबी जी कहकर नौकर वापस चला गया और दादी थाली में पड़ी खिचड़ी की कटोरी को देखती रही। बहू ने तो 4 साल पहले ही कहा था कि बुजुर्गों को रात के समय खिचड़ी खानी चाहिए, क्योंकि खिचड़ी जल्दी पच जाती है। तभी से रोज रात को दादी के लिए खिचड़ी ही आती है और दादी वही खाती है। पाठ से निवृत्त होकर खिचड़ी की कटोरी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था तो याद आ गया कि कल तो इतवार है। अचानक दादी का कलेजा मुंह को आने को हो गया, क्योंकि कल तो पूरा दिन वंश भी नहीं आएगा उसके पास। इन्हीं ख्यालों में खोई दादी ने 2 चम्मच खिचड़ी ही खाई थी कि कल इतवार होने के ख्याल से खिचड़ी की कटोरी वापस थाली में रख दी। गुमसुम सी दादी इन्हीं ख्यालों में गुम पता नहीं कब चारपाई पर लेटी और कब नींद के आगोश में समा गई। सुबह होते ही स्नान कर दादी अभी पूजा पाठ शुरू करने ही वाली थी कि दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनकर चौंक गई। इतनी सुबह कौन हो सकता है? इतवार को तो नाश्ता भी रोज से लेट ही आता है। सोचते सोचते दरवाजा खोला तो सामने बेटा खड़ा था। दादी हैरान थी कि आज अचानक इतने महीनों बाद बेटे को क्या काम पड़ गया जो यहां तक आना पड़ा। बेटे को इतने लंबे अरसे के बाद सामने देखकर दादी की आंखें नम हो गईं। तभी बेटे ने बिना नमस्ते किए या बिना पैर छुए चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज विदेश से मेरे नए बॉस अपनी पत्नी के साथ घर आ रहे हैं। मेरी तरक्की का सवाल है, इसलिए आज आप धूप सेकने बाहर मत आइएगा, अपने कमरे में ही रहना। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से फिर कोई गड़बड़ हो। दादी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। बेटे ने अपनी बात बाहर खड़े होकर ही पूरी की और कोई भी जवाब सुने बिना ही वापस मुड़ा और तेजी से कदम उठाते हुए बंगले के अंदर चला गया। दादी उसे जाते हुए देखती रही और कुछ देर तक दरवाजे में ही सुन्न होकर खड़ी रही। बेटे के शब्दों का बोझ जब बढ़ गया तो बोझिल कदम उठाते हुए मुश्किल से चारपाई तक पहुंची और धम्म से चारपाई पर बैठ गई। वंश के दादा की टेबल पर पड़ी तस्वीर को देखकर रो पड़ी। मन की बात करने के लिए बस यह एक तस्वीर ही तो थी। दादी को लगता था कि वह उसकी तस्वीर उसके दर्द और अकेलेपन को समझती है। सोचने लगी कि वह अपने ही बेटे की तरक्की में अड़चन कैसे बन सकती है। ख्यालों का क्या है, पल में जिंदगी को सालों पीछे ले जाते हैं। दादी सोचने लगी कि जब बड़ा बेटा 4 साल का और छोटा 2 साल का था तो घर में हुए मामूली झगड़े से नाराज वंश के दादा बड़े बेटे को साथ लेकर अचानक कहीं चले गए। दिन, हफ्ते, महीने और फिर सालों साल बीत गए। ना तो वह वापस आए और ना ही उनकी कोई खबर। उनके यूं अचानक चले जाने से बदहवास होकर दादी कई जगह उन्हें ढूंढती रही, रिश्तेदारों के ताने सहती रही। 2 साल के बेटे को पालने और खिलाने का बंदोबस्त करने के लिए उसे कई जगह धक्के खाने पड़े। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों से दुखी होकर दादी ने ग्वालियर शहर छोड़ दिया और कानपुर आ गई। लोगों के घरों में सफाई का काम किया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, लेकिन अपने बेटे को पाल सके। उसे आशा थी कि उसके पति एक ना एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन समय बीतता चला गया, आस की किरण धुंधली होती गई। बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए एक जूता फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया था दादी ने। बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ाया और यूं ही समय का चक्र घूमता रहा।
बेटे को दिल्ली में नौकरी मिल गई। वह दिल्ली चला गया, लेकिन दादी कानपुर में ही रही। एक दिन अचानक बेटा कानपुर आया तो साथ में बहू भी थी। बेटे के इस कदम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब बहू को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था उसके पास। जब बेटे ने खुद ही इतना बड़ा फैसला ले लिया था तो वह कुछ नहीं कहना चाहती थी। अब चूंकि बहू उम्मीद से थी तो दोनों उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए आए थे। ना चाहते हुए भी दादी को उस वक्त बहू बेटे के साथ कानपुर से दिल्ली आना पड़ा। बहू की रोज रोज की रोक टोक के बीच वंश ने इस दुनिया में कदम रखा। दादी बहुत खुश थी उस दिन। अपने बेटे के जन्म के बाद वह उस दिन ही खुश हुई थी जिस दिन उसने वंश को देखा। वंश के जन्म के कुछ दिन बाद ही सभी लोग फ्लैट से इस बंगले में शिफ्ट हो गए। नए बंगले और वंश के जन्म की खुशी में बंगले में ही एक पार्टी रखी गई, जिसमें बेटे के विदेश से बॉस और बाकी सहयोगी भी शामिल हुए। पार्टी में विदेशी बॉस की पत्नी वाइन पीकर डांस कर रही थी कि एक कोने में गोद में वंश को लेकर खड़ी दादी से जा टकराई, जिससे दादी भी लड़खड़ा गई और वंश उनके हाथ से छूट गया। बॉस की पत्नी के हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास टूट गया और उन्हीं के हाथ में लग गया, जिससे उनका हाथ लहूलुहान हो गया। वंश के भी हाथ से छूटते ही दादी के मुंह से चीख निकल गई, जिससे पार्टी में अफरा तफरी मच गई। सभी उस तरफ भागे। बहू बेटे ने भागकर देखा तो वंश सोफे पर गिरा रो रहा था। बॉस अपनी पत्नी का हाथ पकड़े उसे संभाल रहे थे। दादी को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर चंद ही पलों में क्या हो गया। बेटे ने आगे बढ़कर वंश को उठाया और पत्नी को थमा दिया। बॉस गुस्से से अपनी घायल पत्नी को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने बाहर जाकर दादी के बेटे से कुछ कहा। पार्टी रुक गई। सभी मेहमान एक एक करके विदा हो गए। वंश सो चुका था रो रो कर। बहू बेटे ने तब तो दादी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह ही घर में खटर पटर होने की आवाजें आने लगी। पता चला कि बंगले के पीछे बने गैराज को तोड़कर कुछ बनाया जा रहा है। 4 दिन बीत चुके थे इस घटना को, और इन 4 दिनों में ना तो वंश दादी को दिया गया और ना ही बहू बेटे ने दादी से कुछ बात तक की। दादी इन 4 दिनों में ढंग से सो भी नहीं सकी, ना ही कुछ खाया पिया। 5वें दिन बेटे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपके लिए नया कमरा बनवा दिया है, आप आज से वहीं रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ भी वही हो जो पिताजी और बड़े भाई के साथ हुआ। कहकर तो वह चला गया, लेकिन दादी उसकी बातें सुनकर जड़ हो चुकी थी। बहुत देर तक रोती रही, सोचती रही कि इतने प्यार से जिसे पाला आज अपने पिता और भाई के चले जाने का दोषी मुझे मानता है। इन 4 दिनों में नई मेड घर में आ चुकी थी वंश की देखभाल के लिए। आखिर दादी शाम को जब गैराज वाले अपने नए कमरे में शिफ्ट हुई तो उनकी सूज चुकी आंखें उनके देर तक रोते रहने की गवाही दे रही थी। नौकर और मेड देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे, लेकिन चुप थे। दादी के नए कमरे में एक दरवाजा और एक खिड़की थी, और थी एक चारपाई, एक टेबल और एक कुर्सी। दादा की तस्वीर दादी ने खुद उठाई, बाकी सामान नौकर चारपाई के नीचे सरका गया था। दादा की तस्वीर दादी ने टेबल पर दीवार के सहारे टिकाकर रख ली थी। वंश को देखने का बहुत मन था, लेकिन ना कह सकी ना देख सकी। वंश को पूरे 6 महीने बाद देख पाई थी दादी, जब बहू ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। गनीमत थी कि सिर छुपाने के लिए छत मिली हुई थी। नम आंखों से अतीत के इन पन्नों को पलट ही रही थी दादी कि अचानक गाड़ी के हॉर्न और फिर बंगले में हल्के फुल्के शोर से उसे याद आया कि आज तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलना है। बेटे के विदेश वाले बॉस लगता है आ गए हैं। उनकी आव भगत में ही सभी व्यस्त हो गए होंगे, तभी तो आज नाश्ते के रूप में आने वाली सूखी रोटी तक नहीं आई। आज तो पानी पीकर ही भूख को मना लिया था दादी ने। दादी को आज अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन ये क्या था
पता नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद दादी को बाहर वंश की आवाज सुनाई दी। शायद विदेश से आए बॉस और उनकी पत्नी वंश के साथ लॉन में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक वंश ने उनसे पूछ लिया, अंकल, आपको कहानी आती है क्या? वंश के इस सवाल का जवाब उन्होंने ना में दिया। मेरी दादी को बहुत सी कहानियां आती हैं अंकल, वे मुझे हर रोज नई कहानी सुनाती है। वंश के मुंह से यह सुनकर उसके माता पिता के माथे पर शिकन उभर आई। उन्होंने घूर कर मेड की तरफ देखा। नन्हा मासूम वंश अपने पिता की मन की अवस्था से अनजान था। चलिए मेरी दादी के पास चलते हैं, आपको भी दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाएगी। वंश ने उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा तो वह कुछ कह नहीं पाए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वंश उन्हें खींचते हुए दादी के कमरे की ओर ले जाने लगा। वंश बेटा, अंकल को परेशान ना करो। पिता के कहने के बावजूद वंश ने एक नहीं सुनी और उन्हें दादी के कमरे तक ले गया। उनके पीछे बॉस की पत्नी व बाकी सब भी पहुंच गए। बॉस और उनकी पत्नी हैरान थे कि दादी का कमरा बंगले के पीछे अलग क्यों है। दादी, ओ दादी, देखो ना, अंकल को कहानी नहीं आती, कहते हुए वंश बॉस को दादी के कमरे के भीतर ले गया। अचानक उनको व उनकी पत्नी को अपने सामने पाकर कुर्सी पर बैठी दादी हैरान हो गई। एक एक करके सभी कमरे के भीतर पहुंच चुके थे। बॉस और उनकी पत्नी कमरे को देखकर हैरान थे और सब समझ भी चुके थे। दादी देखो, अंकल इतने बड़े हैं और इनको कहानी नहीं आती, आप अंकल को भी कहानी सुनाओ ना। वंश दादी की गोद में चढ़कर दादी से लिपट गया। दादी ने बॉस को हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो बॉस ने आगे बढ़कर दादी के पांव छू लिए। उनकी पत्नी ने भी साड़ी का पल्लू सिर पर लेते हुए दादी को चरण स्पर्श किया। बरसों बाद किसी ने दादी के पांव छुए तो बरबस ही उनके मुंह से निकल गया, खुश रहो बेटा। वंश के माता पिता नजरें झुकाए खड़े थे। मेड ने आगे बढ़कर वंश को गोद में उठा लिया। पांव छूकर अभी सीधे हो ही रहे थे बॉस की नजर टेबल पर दीवार के सहारे रखी तस्वीर पर पड़ी तो वह एक टिकटिकी लगाए उस तस्वीर की ओर देखने लगे। उनकी पत्नी ने भी जब तस्वीर की ओर देखा तो उन्होंने अपने पति के कंधे पर हाथ रख दिया। बॉस के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। आंखों में नमी के साथ ही इशारा करते हुए बोले, यह तस्वीर, दादी ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, वंश के दादाजी की है। बॉस की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। लड़खड़ा गए बॉस को उनकी पत्नी ने संभाला। एक पल के सन्नाटे के बाद घुटनों पर गिरते हुए बॉस ने रुआंसी आवाज में कहा, मां, मां, मैं आपका बड़ा बेटा, कहकर मां की गोद में सिर रखकर बिलख बिलख कर रो पड़े बॉस। दादी, जो अचानक इतना सब हो जाने से सकते में थी, उसको सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या कहे। बस आंखों से बह रही अश्रुधारा बयां कर रही थी उसका दर्द। वंश के पिता के मुंह से बस इतना ही निकला, भैया, और आंसू निकल आए। माहौल अचानक गमगीन हो गया, जिसको देखकर वंश भी मेड की गोद से खुद को छुड़ाकर दादी के पास आ पहुंचा और दादी को रोता देख सुबकने लगा। मां, पिताजी तो 4 साल पहले ही हमें छोड़ गए। आखिरी वक्त में आपको बहुत याद करते रहे, कहते रहे कि अपनी मां को जरूर ढूंढना। आज आप मिली भी तो कहां और इस हाल में। एक नजर उठाकर बॉस ने वंश के पिता की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था। दादी अपने बेटे के बालों में हाथ फेर रही थी, जैसे जिंदगी भर का प्यार आज ही लौटा देना चाहती हो। अपने आज और आने वाले कल की खातिर बीते हुए कल को भूल जाना नादानी है। जिंदगी में सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मां नहीं है, और जिनके पास है उनको उसकी कद्र नहीं है। बॉस की बात खत्म होते ही वंश ने दादी के गाल को चूमा तो उसने देखा कि दादी की आंखें दादा की तस्वीर की ओर एकटक देख रही हैं। आंसू सूख चुके हैं। वंश ने चीख कर कहा, दादी, दादी, आप बोलते क्यों नहीं?
बालों में फिर रहा प्यार भरा हाथ रुक जाने पर बॉस ने भी गोद में से सिर उठाकर देखा। तब तक दादी बहुत दूर जा चुकी थी। आंखें पथरा गई थी। आज उसका अधूरा जीवन पूरा हो चुका था, बिछड़ चुका था। बिछड़ चुका बेटा भी मिल गया था, लेकिन वंश का पिता अपनी मां से जिंदगी भर किए बर्ताव के कारण अपराध बोध से ग्रसित एक तरफ खड़ा आंसू बहा रहा था। धन्यवाद। जय हिंद।